हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी की जीएमसीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड माई सेल्फ भारती चौधरी और मेंटोर ऑन क्रोशा नर्सिंग अकेडमी। बच्चों, आपका स्वागत है क्रोशा नर्सिंग अकेडमी के जीएमसीएच के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको काफी बार पहले भी नोटिफाई किया हुआ है कि हमारी जो क्रोशा नर्सिंग अकेडमी है उसकी तरफ से आपकी जीएमसीएच की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए तो यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों प्रीवियस ईयर की क्लासेस जो है या एमसीक्यू जो है वो आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू यानी कि विद इन 20 मिनट में आपको काफी टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर के कवर हो जाएंगे विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, राइट। लेकिन बच्चों, अगर आप कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मात्र ओनली 999 के अंदर जीएमसीएच का कंप्लीट आपको क्या दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बच्चों? कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स दिया जा रहा है जीएमसीएच का ओनली 999 के अंदर, जहां पर आप अपने सभी कॉन्सेप्ट को, आपकी जितनी भी नर्सिंग की सब्जेक्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो विद एक्सपर्ट फैकल्टीज, राइट। तो मेरी आपसे यही है कि अगर आपने जीएमसीएस की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज जो है वो 999 का जो आपका ये सब्सक्रिप्शन है इसको लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर ऑफ क्रोशा नर्सिंग अकेडमी विद जीएमसीएस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, राइट। बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है बच्चों आज की क्लास में वो क्या है, देखिए बड़ा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों कि रेंज ऑफ मोशन डिपिक्ट्स, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एक टर्म पढ़ी होगी आरओएम, ठीक है। आरओएम बहुत बार देखा होगा, ये आरओएम क्या होता है लिखा हुआ रहता है काफी क्वेश्चंस में, काफी टॉपिक्स में। तो देखिए बच्चों, आरओएम का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन। तो यही आपसे पूछा गया है कि ये जो आरओएम है, रेंज ऑफ मोशन है, इसका क्या मतलब है, क्या सेंस है आरओएम का। तो देखिए बच्चों, होता क्या है आरओएम का मतलब, देखिए एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट। रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि आपकी बॉडी की जितनी भी मसल है, जितनी भी जॉइंट्स हैं, उनका मूवमेंट कराना, उनकी एक्सरसाइज कराना, इसी को क्या बोला जाता है, रेंज ऑफ मोशन बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा सिंपल सा कि एक्सरसाइजेस दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट नॉन एज बच्चों क्या, रेंज ऑफ मोशन। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हल्का सा थ्योरेटिकली क्वेश्चन है बच्चों। आपका क्या है क्वेश्चन, देखिए फॉर अ पेशेंट विद सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी, पेशेंट में क्या है, सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी है, द नर्स शुड, नर्स को क्या करना चाहिए, यानी कि आप मान के चलिए आपको एक आईसीयू के अंदर पेशेंट जो है वो असाइन हुआ है, ठीक है। पेशेंट असाइन होने के बाद आपको पता चलता है कि बच्चों को पेशेंट जो है वो सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी का है, यानी कि पेशेंट को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो आपको उस पेशेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करना है या उस पेशेंट को किस तरीके से डील करना है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको ये नहीं करना बच्चों कि अगर पेशेंट हियरिंग डिसेबिलिटी है पेशेंट के अंदर तो आप जोर जोर से बोलोगे, ठीक है, फास्टली बोलोगे, तो आपको लगेगा कि क्या पता पेशेंट सुन ले हल्का फुल्का, लेकिन नहीं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है जब कभी भी आपको अगर हियरिंग डिसेबिलिटी का पेशेंट असाइन होता है तो उस कंडीशन में आपको उस पेशेंट के साथ बड़े ही पोलाइटली मैनर से और साथ ही साथ बच्चों बहुत सॉफ्ट तरीके से और बिल्कुल हल्के हल्के से बोलना है। यानी कि पेशेंट अगर हियरिंग डिसेबल है तो वो उसके लिए आपकी लैंग्वेज को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल धीरे धीरे पोलाइटली मैनर में हल्के से उससे बात करनी है। स्पीड जो है आपकी बात करने की बहुत स्लो होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट आपकी लिपसिंग के थ्रू आप क्या कहना चाहते हो उसको पहचान सके, ठीक है। क्योंकि पेशेंट सुन तो सकता नहीं है, वो आपकी लिपसिंग को ही रीड करेगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली बोलना है, पेशेंट को क्लियरली बोलना है, ठीक है। ऐसे नहीं बिल्कुल फास्टली कुछ भी बोल दिया, नहीं, बिल्कुल स्लो मैनर में बोलना है जिससे कि पेशेंट आपकी लिपसिंग के थ्रू समझ पाए आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, देखिए डी ऑप्शन क्या है इसका, कम्युनिकेट विद फैमिली ओनली। यानी कि पेशेंट अगर हियरिंग डिसेबिलिटी है तो केवल फैमिली से कम्युनिकेट करो, पेशेंट से करो ही नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल,
क्योंकि पेशेंट की जो नीड है उसको तो पेशेंट ही बता पाएगा ना, फैमिली नहीं बता पाएगी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है बच्चों। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन बोलता है कीप साइलेंट, आपको साइलेंट ही रहना है क्योंकि पेशेंट तो सुन ही नहीं रहा, तो बोलने से क्या मतलब है। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, बिल्कुल स्लो मैनर में और सॉफ्ट तरीके से करना है, राइट। बी ऑप्शन है साउंड एंड यूज एक्सरगेटेड माउथ मूवमेंट, नहीं, यानी कि ये ऑप्शन बोल रहा है कि आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलना है और साथ ही साथ आपका जो माउथ का मूवमेंट है यानी कि लिपसिंग जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो, एक्सरगेट हो, नहीं, ये तो बिल्कुल ही क्लियरली आपका गलत है। क्योंकि आपको कैसे बोलना है, बिल्कुल शांत तरीके से बोलना है, सॉफ्ट तरीके से बोलना है और आपका माउथ का मूवमेंट जो है बिल्कुल स्लो होना चाहिए। तो ऑप्शन ए पर आइए, फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, यानी कि पेशेंट की तरफ फेस करना है और पेशेंट से बिल्कुल क्लियरली बोलना है, और कैसे बोलना है, डिस्टिंक्टली, यानी बिल्कुल स्लो तरीके से माउथ की मूवमेंट को बिल्कुल क्या रखना है, स्लो रखना है, जिससे कि आपके माउथ की मूवमेंट या लिपसिंग के थ्रू पेशेंट जो है वो समझ पाए कि आप क्या बोलना चाहते हो। क्लियर है इतना। तो ये क्वेश्चन जो है क्या है बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हल्का, नर्सिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड करके ये क्वेश्चन आया है। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एफओएन से आया हुआ है क्वेश्चन। एफओएन के अंदर जो कंफर्टेबल डिवाइसेस यूज की जाती हैं उनसे आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए बच्चों, ट्रॉन्केटर रोल, आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा बच्चों, ट्रॉन्केटर रोल, जो कि क्या है, कंफर्टेबल डिवाइस का नाम है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ट्रॉन्केटर रोल जो है वो क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकमेंडेड पोजीशन, रिकमेंडेड यानी कि बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में या हल्का सा जो है वो हेड अप पोजीशन में है, रिकमेंडेड पोजीशन में है, और पेशेंट के हिप का इंटरनल रोटेशन, देखो बच्चों मान के चलिए पेशेंट के दोनों लेग है, ठीक है, और मिड लाइन की तरफ अगर रोटेट होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल रोटेशन बोला जाता है। अगर आउटवर्ड रोटेट होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल रोटेशन बोला जाता है। अब ट्रॉन्केटर रोल जो है वो कैसे लगाए जाएंगे, दोनों हिप की साइड में लगाए जाएंगे, वो इंटरनल रोटेशन को तो प्रिवेंट नहीं करेंगे, वो किसको करेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो इंटरनल रोटेशन के लिए अलग डिवाइस यूज की जाती है, लेकिन जो ट्रॉन्केटर रोल होता है वो हिप के एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज रिकमेंडेड पोजीशन। ठीक है, अब एक ऑप्शन जो है एक्सटर्नल रोटेशन का ये भी है, लेकिन इसमें पेशेंट की पोजीशन कैसी दी गई है, स्टैंडिंग पोजीशन। अब आप एक बात बताइए, ट्रॉन्केटर रोल को तो बिल्कुल पेशेंट की क्या किया जाता है, सो रिकमेंडेड पोजीशन में लिटाकर फिर उस पेशेंट की दोनों हिप के बीच में, हिप के नीचे जो है रखा जाता है ट्रॉन्केटर रोल को। अब स्टैंडिंग पोजीशन कैसे रखोगे, तो हमेशा याद रखना है बच्चों, ट्रॉन्केटर रोल होता है उसको पेशेंट को रिकमेंडेड पोजीशन में और एक्सटर्नल हिप के रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है, राइट। तो इसकी एक इमेज देख लीजिए जिससे आपको और क्लियर हो जाए चीजें। देखिए बच्चों होता क्या है, आपको ये शो हो रहा होगा, ये क्या है बच्चों, ट्रॉन्केटर रोल है, ठीक है। पेशेंट किस पोजीशन में है, पेशेंट है आपका रिकमेंडेड पोजीशन, किस पोजीशन में बच्चों, रिकमेंडेड पोजीशन में है। और आप देखेंगे कि जो ट्रॉन्केटर रोल होता है, देखिए ये दोनों लेग है, राइट, इस लेग को अगर इंटरनली रोटेट किया जाए तो इसको इंटरनल रोटेशन बोला जाता है, और ये जो होता है आउटवर्ड रोटेशन, बाहर की तरफ जो रोटेशन होता है, मिड लाइन से दूर की तरफ जो रोटेशन होता है, इसको बोला जाता है आउटवर्ड रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन। तो ट्रॉन्केटर रोल को ऐसे लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो इससे क्या होगा कि ये जो लेग होते हैं ना बच्चों वो आउटवर्ड मूव नहीं करेंगे, यानी कि जो ये एक्सटर्नल रोटेशन होता है ना इसको प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करता है आपका क्या, ट्रॉन्केटर रोल। क्लियर है ये चीज, राइट। तो इमेज से क्या होता है बच्चों, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, रीड आउट कीजिए बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, रिस्ट ड्रॉप इज अ कंडीशन, रिस्ट ड्रॉप आपने पढ़ा होगा, रिस्ट ड्रॉप क्या होता है, एंकर ड्रॉप क्या होता है, फुट ड्रॉप क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिस्ट ड्रॉप होता है ना बच्चों,
वो कौन सी कंडीशन होती है या इसके अंदर होता क्या है। तो देखिए बच्चों, रिस्ट ड्रॉप के अंदर मोस्टली अगर बात करते हैं तो हमारी जो रेडियल नर्व होती है ना, कौन सी नर्व, जो रेडियल नर्व होती है उसको डैमेज हो जाता है, रेडियल नर्व का डैमेज हो जाता है। अब ये जो रेडियल नर्व होती है ये क्या करती है, सप्लाई करती है हमारी किसको, एक्सटेंशन मसल ऑफ रिस्ट, फिंगर और रिस्ट की जो एक्सटेंशन मसल है उसको सप्लाई करती है। अब जब रेडियस नर्व ही जो है, रेडियल नर्व जो है वो ही डैमेज हो जाएगी तो ये जो रिस्ट और फिंगर की जो एक्सटेंशन मसल है उनमें सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये जो एक इमेज है, ये इमेज किसको जो है शो करती है, इसको ही बोला जाता है बच्चों रिस्ट ड्रॉप। क्लियर है। रिस्ट ड्रॉप के अंदर क्या होता है कि हमारी जो रेडियल नर्व होती है, कौन सी नर्व बच्चों, रेडियल नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है। अब जब रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो यही रेडियल नर्व जो होती है वो रिस्ट और फिंगर की एक्सटेंशन मसल को सप्लाई करती है। किसकी बच्चों, रिस्ट एंड फिंगर की एक्सटेंशन मसल, ठीक है, नॉट फ्लेक्शन, कौन सी मसल, एक्सटेंशन मसल को सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो ये एक्सटेंशन मसल को सप्लाई जो है वो नहीं होगी क्योंकि रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो गई है। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, रिस्ट ड्रॉप एंड ऑल्सो फिंगर ड्रॉप जो है वो देखने को मिलता है। राइट, तो ये कंडीशन किसकी है, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इमेज दी गई है इसमें बताइए कौन सी नर्व डैमेज हो रही है, ठीक है, या किस मसल के जो है वो इम्बैलेंस के कारण या कॉम्प्लिकेशन के कारण ये अराइज होता है। तो ये बच्चों आपका रिस्ट ड्रॉप है। रिस्ट ड्रॉप के अंदर क्या होता है, रेडियल नर्व में सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, रिस्ट ड्रॉप होता है। राइट, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन आपका एक दे रखा है कि एक्सटेंशन मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। तो यही जो है इसका ऑप्शन जाएगा, सही आंसर जाएगा कि एक्सटेंशन मसल जो होती है रिस्ट की और डिजिट्स की यानी कि फिंगर की वो वर्क नहीं करती ड्यू टू डैमेज ऑफ रेडियल नर्व इन रिस्ट ड्रॉप और फिंगर ड्रॉप। क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। एक टर्म आपने पढ़ी होगी वेप, ठीक है, तो ये वेप क्या होती है बच्चों, वेप को बोला जाता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। यानी कि वेंटिलेटर के कारण या पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया है तो उसके कारण उसको जो निमोनिया हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोला जाता है। जो कि ये वेप जो होता है बच्चों एक टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी होता है। क्या है ये जो है, क्या है, एक टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी है। क्लियर है। अब देखिए वेप के लिए एक कुछ क्राइटेरिया होता है कि बच्चों इस कंडीशन में ही वेप बोला जाएगा, यानी कि जब पेशेंट को वेंटिलेटर लगे हुए मोर देन 2 कैलेंडर डेज हो जाए तब उसको क्या बोला जाता है, और उसके कारण अगर निमोनिया होता है तो उसको ही वेप बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया है कि मोर देन 2 कैलेंडर डेज, more than 2 calendar days of ventilator। ठीक है, 2 दिन से ज्यादा आपका वेंटिलेटर लगे हुए हो गया है एंड निमोनिया अराइज, तब इसको क्या बोला जाएगा, वेप बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों जिस दिन, देखिए मान के चलिए कि पेशेंट है वो 23 अप्रैल को जो है वो एडमिट हुआ है, लेकिन उसको जो वेंटिलेटर पर गया है, पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर गया है वो 24 अप्रैल को गया है। तो जो 24 अप्रैल है उसका डे फर्स्ट होगा वेंटिलेशन का, वेंटिलेटर का, नॉट 23 अप्रैल। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशन अलग चीज होती है, लेकिन वेब जो है उसको जो डिफाइन करने का क्राइटेरिया होता है कि जिस दिन वेंटिलेटर लगा है वो डे फर्स्ट काउंट किया जाएगा, और मोर देन 2 कैलेंडर डेज तक अगर वेंटिलेटर लगा है और उसके कारण निमोनिया हो रहा है तो उसको बोला जाएगा वेप।
ठीक है। और वेब के लिए एक और है बच्चों, डे ऑफ वेंटिलेटर कनेक्टेड, यानी कि जिस दिन वेंटिलेटर को कनेक्ट किया गया है वो क्या होता है, उसका डे फर्स्ट होता है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, ये जो वेप होता है ना, ये वेप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जो कि होता है स्यूडोमोनास। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 30% जो है वेब किसके कारण होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो बच्चों किसके कारण होता है, स्यूडोमोनास के कारण होता है। क्लियर है इतना। अब देखिए इस वेब को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों कुछ मेजर्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बच्चों, कुछ मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं, उन मेजर्स को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेब, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उनमें सबसे फर्स्ट मेजर होता है हैंड हाइजीन। यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है बच्चों वेंटिलेटर पे है, तो उस पेशेंट की अगर आप सक्शनिंग करने जा रहे हो, उस पेशेंट को फीडिंग देने जा रहे हो, उस पेशेंट की कोई भी केयर कर रहे हो, तो आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सेकंड आता है बच्चों ओरल केयर, यानी कि पेशेंट जब वेंटिलेटर पे होता है तो उसकी ओरल केयर मस्ट होती है। ठीक है, अगर ओरल केयर प्रोवाइड नहीं की जाएगी उस पेशेंट को, तो निमोनिया या वेप होने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड आता है बच्चों क्या, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, या तो बच्चों 30 डिग्री पे एलिवेटेड करेंगे या 45 डिग्री पे एलिवेटेड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर बेड जो है उसकी पोजीशन बिल्कुल सुपाइन पोजीशन या स्ट्रेट में रख देते हैं उसके हेड की पोजीशन, तो उसके कारण क्या होता है बच्चों कि जितने भी ओरल और गैस्ट्रिक जो सीक्रेशंस होते हैं वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के चांसेस होते हैं। और अगर जीआई सीक्रेशन और ओरल सीक्रेशन अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे बच्चों, तो इन्फेक्शन अराइज होगा और निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर हेड ऑफ द बेड को एलिवेटेड करके रखते हैं 30 डिग्री या 45 डिग्री पर, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा कि जीआई सीक्रेशंस जो होते हैं और ओरल सीक्रेशन होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाते। क्लियर है। फोर्थ आता है आपका सक्शनिंग, कि प्रॉपरली और टाइम से क्या करनी है, उस पेशेंट को सक्शनिंग करनी है। अब सक्शन के भी दो टाइप होते हैं बच्चों, एक तो होती है ओपन सक्शनिंग और एक होती है क्लोज सक्शनिंग। जब अपन सक्शनिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर तो बस यही समझ लीजिए कि क्लोज सक्शनिंग जो होती है वो बेटर होती है देन ओपन सक्शनिंग। तो वेंटिलेटर पर अगर कोई पेशेंट है तो आप प्रेफर कीजिए कि उस पेशेंट की क्लोज सक्शनिंग करें, जिससे कि निमोनिया होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है डेली असेसमेंट, डेली असेसमेंट ऑफ वीनिंग। देखिए अगर कोई पेशेंट बच्चों वेंटिलेटर पे होता है ना, तो उस पेशेंट को सेडेशन दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट जो है अपनी ईटी ट्यूब को या ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को या वेंटिलेटर को हटाने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड होता है पेशेंट, तो उस इरिटेट पेशेंट को मैनेज करने के लिए उसको सेडेशन दिया जाता है। लेकिन हमको डेली असेसमेंट भी करना होता है कि क्या आप पेशेंट से वेंटिलेटर को हटा सकते हैं, तो उसके लिए पहले सेडेशन की जो डोज दी जाती है उस पेशेंट की, उस सेडेशन की डोज को रोका जाता है। फिर पेशेंट जो है हल्का सा कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होने के बाद अगर पेशेंट इरिटेट नहीं कर रहा है और साथ ही साथ अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है, पेशेंट जो है ब्रीथिंग जो एफर्ट्स अपने आप ले रहा है, तो उस पेशेंट की वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। ठीक है। इसको जो डेली असेसमेंट होता है वीनिंग का, इसको एक और नाम दिया जाता है डेली सडेशन वैकेशन, यानी कि पेशेंट को सडेशन के वैकेशन पे रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों डीवीटी प्रोफाइल एक्सिस, डीवीटी प्रोफाइल एक्सिस, यानी कि उस पेशेंट के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का प्रोफाइल एक्सिस किया जाता है। उस पेशेंट को जितना हो सके उतना न्यूमेटिक जो पंप्स आते हैं उनका यूज किया जाता है, साथ ही साथ मूवमेंट किया जाता है पैरों का, और हो सके जितना जल्दी हो सके उस पेशेंट को क्या किया जाता है, मोबिलाइज कराया जाता है, जिससे कि प्रिवेंट हो सके डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट और सबसे लास्ट आता है बच्चों क्या, जो प्रिवेंशन है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का, वो आता है बच्चों स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइल एक्सिस। कौन सा आता है बच्चों, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइल एक्सिस, राइट।
स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइल एक्सिस में क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइल एक्सिस के अंदर क्या होता है कि अल्सर होने को प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि अगर अल्सर हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट के अंदर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा फॉर अ पेशेंट जो कि आपका वेंटिलेटर पे है और उसको निमोनिया प्रिवेंट करना है। ठीक है, सी ऑप्शन है प्रोमोटिंग अर्ली मोबिलिटी, बिल्कुल हमने बात की थी कि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली मोबाइल किया जाता है। ठीक है, जिससे कि आगे जाके वेप होने के चांसेस कम होते हैं। बी ऑप्शन आता है एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सब ग्लोटिक सक्शनिंग, पेशेंट की ओरल केयर भी करनी है और साथ ही साथ ग्लोटिस से नीचे यानी कि अंदर तक बिल्कुल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक क्या करनी है, उसकी सक्शनिंग करनी है, उसके सीक्रेशंस को बाहर निकालना है, जिससे कि निमोनिया होने के चांसेस कम होते हैं। तो बच्चों ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन पर आते हैं रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि जितना हो सके उतना हमको कोशिश करनी है कि उस पेशेंट के अंदर वेंटिलेटर लगाए ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर भी बिल्कुल आपका सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने जो आपको अभी पॉइंट बताए थे कि वेब को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं, तो ये मेजर्स जो है बच्चों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर एमसीक्यू ऑफ जीएमसीएच प्रीवियस ईयर। राइट बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। थैंक यू सो मच।